नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं 19 जून के एडिटोरियल सेशन की। और अगर आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं चैनल से तो ज़रूर से आप रिवाइज़ करते रहें चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर आप रिवाइज़ करके बैठे हैं, अगर आप सब कुछ पढ़ कर बैठे हैं तो सेशन बहुत आसान लगेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल जितना भी चीज़ें बतानी चाहिए एक सेशन में वो सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं आपको पेन और नोटबुक लेकर बैठे नोट करते चलें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक ज़िंदगी की सच्चाई, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। गलतियां मुझसे भी होती है, गलतियां आपसे होती हैं, गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर हम गलतियां कर रहे हैं और इस बात की अवेयरनेस भी है कि गलतियां कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अवेयरनेस हो, आपको इस बात का पता हो कि हाँ हम गलतियां कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। कोशिश करते रहें, गलतियाँ करने की हिम्मत रखें। आशीष क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर से आपने कर लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। वेंसडे को बैच स्टार्ट होगा द हिंदू एडिटोरियल का, जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, जिसमें एक वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला, शाम को 5 बजे जो यूट्यूब पे मिलता है, वही वीडियो लगभग 12 बजे के करीब आपको ऐप पर उपलब्ध होता है। साथ में PDF मिलता है, पेड यूजर्स के लिए खास ये रहता है। एक और एडिटोरियल मिलता है पेड यूजर्स को, जो शाम को 8 बजे के करीब मिलता है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है एट द हाई टेबल। किस बारे में है, थोड़ी सी समरी बता देता हूं आपको। ये सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 193 मेंबर्स यहाँ पे हैं। 193 मेंबर्स की वोटिंग के आधार पर भारत को चुना गया है। 184 कंट्रीज ने भारत के पक्ष में वोट किया है, ठीक है। और 2 साल की अस्थायी सदस्यता मिलती है, तो 2 साल के लिए भारत यहाँ पे अस्थायी मेंबर बन गया है। 5 यहाँ पे स्थायी सदस्य भी हैं। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, UK है, US है, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में भारत का नाम जुड़ गया है। तो इस आर्टिकल में लेखक बताएगा कि भी आगे भारत को करना क्या है। तो अब भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती हैं, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने चुनौतियां कौन सी हैं। तो अगर मैं इसके टोन की बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टोन कैसे निकालते हैं। तो देखो, टोन निकालने के लिए आप प्रीवियस सेशंस को देखें तो मैंने बहुत सारी टोन्स बताई हैं आपको, है ना। जैसे असर्बिक टोन मैंने बताई है, सजेस्टिव बताई है ना, और बहुत सारी लॉडेटरी टोन बताई है। तो ये एक जो टोन बताने का तरीका है वो ये है कि आप पूरा जब पढ़ लेते हो इसको, जो भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलरली कोई भी आर्टिकल हमने रीड कर लिया, उसके बाद में ये जानने का प्रयास करें कि लेखक वास्तव में बात क्या कर रहा है। क्या लेखक किसी से पक्षपात कर रहा है कि 2 पक्ष हैं, उसमें से एक ही पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, तो बायस्ड टोन हो जाएगी। अगर लेखक बात करता है कि एक पक्ष को उठाया और उसकी प्रशंसा लगातार किए जा रहा है, केवल एक ही पक्ष की प्रशंसा किया जा रहा है, तो हो सकता है लॉडेटरी टोन हो। ऐसी बातें मिल सकती हैं जिसमें आपको ये मिले कि भी नेगेटिव पॉइंट्स काउंट करवा रहा लेखक, बार बार में कह रहा है कि भी भविष्य में कुछ रखा नहीं है ना, भविष्य अंधकार में हो सकता है। कुछ ग्लूमी प्रकार की टोन अगर है तो पेसिमिस्टिक हो सकती है। अगर अच्छी फीलिंग्स के साथ लेखक ने लिखा है, लेखक कहता है कि भविष्य में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ब्राइट फ्यूचर है, तो ऑप्टिमिस्टिक टोन हो सकती है। ये वाले जो टोन है उसके लिए आप कह सकते हो कि स्पेक्युलेटिव टोन है। कैसी टोन है? स्पेक्युलेटिव, क्योंकि अनुमान के आधार पर, क्योंकि अब लेखक भविष्य में क्या हो सकता है, 2 साल तक भारत को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, भारत क्या करे और क्या ना करे, उस बारे में है, डूज एंड डोंट्स के बारे में है। तो थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव टोन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइटल है इसका टोन है, क्योंकि यहाँ पे अनुमान है, अनुमान के आधार पर लिखा गया है। पॉलिटिकल जो भी आर्टिकल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आप ये टोन यूज़ करते हैं, तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल तो है ही। तो अब 2 साल के अंदर भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं, कैसे डील करेगा, खास करके जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके साथ भारत की डीलिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, जो हमेशा रोड़ा अटकाते रहे हैं जब भी कोई नई चीज़ करना चाहते हैं अस्थायी सदस्य, तो उसकी बात है। तो स्पेक्युलेटिव टोन इसकी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। ज़रूर से आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और पसंद अगर आए और आपको लगता है कि मेरा काम आपको बहुत लाभदायक है, मेरा काम आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ज़रूर से लाइक भी करके जाएं। चलिए बात करते हैं इंडियाज़ इलेक्शंस टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले मैं इसके जो की फीचर्स हैं वो बता देता हूं कि यहाँ पे इंडियाज़ इलेक्शन सब्जेक्ट है, यहाँ पे द कंट्री सब्जेक्ट है, और यहाँ द विक्ट्री सब्जेक्ट है। देखो, हम एक बार एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ हमने लिया और उस पैराग्राफ से जो भी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स है वो निकाल लिए, तो बहुत आसान है फिर पढ़ना। तो इंडियाज इलेक्शन सब्जेक्ट है, इसका जो वर्ब है वो ये रही इज। द कंट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये रही हैज। विक्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये रही वॉजंट, ठीक है, वॉज वर्ब है। और एक दे रखा सिग्निफिकेंट का सिनोनिम, तो सिग्निफिकेंट यहां पे इसके अंदर है
उस सिग्निफिकेंट के सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, नोटेबल, नोटवर्दी, क्रूशियल, मार्क्ड। मीन्स एक प्रकार से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कोई चीज़ है उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये रहा, इसके सिनोनिम्स मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ये तो है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब निकाल लिया, एक शब्द मिलेगा जिसके सिनोनिम्स मैंने नोट कर दिए हैं। अब पढ़ते हैं, देखो क्या है। एक बात और नोट करनी है आपको कि इलेक्शन किस सीट का इलेक्शन है। काफ़ी बार हमने ये डिस्कस भी किया है प्रीवियस सेशंस में कि किस सीट पर इलेक्शन है। मान लो 24 सीट पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर आपको मिलेगा इलेक्शंस टू 24 सीट्स, है ना। अब यहाँ पे इलेक्शन किसकी, कौन से हैं? ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन है, इस कारण से 2 लग रहा है। तो इलेक्शन है किस चीज़ के? विधानसभा के हैं, लोकसभा के हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, तो 2 लगता है। किन सीट्स के हैं, किस विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के हैं, तो वहाँ पे 2 लगता है। तो इंडियाज इलेक्शन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे जो इलेक्शन है वो चुनाव है। तो भारत का जो चुनाव हुआ है टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। किस रूप में हुआ है? नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो ये अस्थायी सदस्य हैं। अब ये जो इलेक्शन है वो एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक ये भी एडजेक्टिव है, विक्ट्री जीत। अब आप पूछोगे कि सर नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव कैसे लग गए? तो नाउन से पहले 6, 7, 8, 9, 10 ये सब एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। आपने अगर एडजेक्टिव पढ़ा है या कभी मैं डिस्कस करूंगा एडजेक्टिव तो बता दूंगा कि नाउन से पहले जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव आए, एक से अधिक भी आ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट तो हुआ महत्वपूर्ण, डिप्लोमेटिक हुआ कूटनीतिक, विक्ट्री हुआ जीत। किसके लिए? देश के लिए। अब देश कौन सा? विच दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो देश ही है। देश कौन सा? विच हैज लॉन्ग बीन पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स, वो देश जो काफी लंबे समय से रिफॉर्म्स के लिए पुश कर रहा है। पुश का मतलब है एफर्ट्स पुट कर रहा है, पुश का मतलब धकेलना होता है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ धकेलना है, इसका मतलब प्रयास कर रहा है। कहां पे? एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल वैश्विक संस्था है, और भी जहां पर सदस्यता भारत की है, उन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भारत का प्रयास ये रहा है। तो यहां तक बात क्या है? ये सब्जेक्ट हुआ भारत का चुनाव, इसको पकड़ लो। यहां से भारत का चुनाव काफी महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। ठीक है, किसके लिए? ऐसे देश के लिए। तो देश कौन सा? जिस देश ने प्रयास किया है, जो देश प्रयास करता आ रहा है सुधार के लिए। कहां पर? वैश्विक संस्थाओं में। और बीच में दे रखा था कि ये चुनाव हुआ कहां पे है? यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। किस रूप में हुआ है? अस्थायी सदस्य के रूप में। समझ में आ गया होगा। आगे देखो, द विक्ट्री वॉजंट अनएक्सपेक्टेड एज इंडिया वॉज द ओनली कंटेस्टेंट फॉर द एशिया पैसिफिक सीट। द विक्ट्री सब्जेक्ट है, वॉजंट वर्ब है। जीत जो है, अब ये जीत कौन सी है? निश्चित है कि हमें ऊपर डिस्कस कर लिया है कि भारत अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित हुआ है, तो ये जीत है। तो जब पता लग गया है कि नाउन कौन सी है तो द का प्रयोग हमने किया, तो ये जीत जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। अब देखो, एक तो यहाँ पे नोट लगा रखा है और एक अनएक्सपेक्टेड में अन लगा के इसको नेगेटिव कर दिया है। एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा की गई थी, जो ऐसा लग रहा था। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो मतलब आशा नहीं थी। तो विक्ट्री वॉजंट अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि जीत जो है वो बिल्कुल आशा थी इस चीज की, क्योंकि 2 नेगेटिव हो गए। हमने मैथ्स में क्या पढ़ रखा है? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वही ये देखो माइनस नेगेटिव है और ये माइनस ये नेगेटिव है, दोनों प्लस हो गए, तो ये एक्सपेक्टेड था। मतलब ऐसा नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं था कि इस बात की आशा नहीं थी, आशा तो थी इस बात की। तो जो विक्ट्री है, जो जीत प्राप्त हुई है, वो मतलब पता था इस बात का, एक्सपेक्टेड थी। एज इंडिया वॉज द ओनली कंटेस्टेंट, क्योंकि भारत जो है एकमात्र प्रतिस्पर्धी था। द ओनली का मतलब होता है एकमात्र, तो जीत तो यहां पे तय थी। अब ये एकमात्र और केवल में डिफरेंस है भाई। अगर ओनली आता है तो उसका मतलब केवल है, अगर द ओनली आता है तो एकमात्र है। अब आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कहूं कि मेरे पास केवल 100 रुपए हैं, तो आई हैव गॉट ओनली 100 रुपीज, तो वो तो है केवल। और मैं कहूं ही इज द ओनली डेंटिस्ट इन द विलेज, तो वह एकमात्र डेंटिस्ट है। वो केवल डेंटिस्ट करोगे तो इसका मतलब वो फिर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है ना, फिजिशियन नहीं है, वो केवल डेंटिस्ट है। और द ओनली डेंटिस्ट का मतलब हो गया एकमात्र डेंटिस्ट है, उसके अलावा और कोई व्यक्ति जो है डेंटिस्ट नहीं है गांव में, ये फर्क पड़ेगा। द ओनली का मतलब एकमात्र है। कंटेस्टेंट का मतलब जो कंटेस्ट करता है, जो लड़ता है, प्रतिस्पर्धा करता है फॉर द एशिया पैसिफिक सीट, तो ये एक सीट थी एशिया पैसिफिक सीट। इस सीट के लिए एकमात्र कंटेस्टेंट कौन था? भारत ही था। इस कारण से जीत जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, पहले से पता था। वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, ये बी के जितने भी रूप होते हैं ना, उनके साथ में 2 ही संभावना बनती है, या तो आईएनजी लगता है या थर्ड फॉर्म लगती है। हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में। नहीं पता हो तो नोट करेंगे आप कि बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी, अगर एक्टिव वॉइस हो तो आईएनजी, पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म। चलिए जी आगे आ जाते हैं।
सब्जेक्ट है द इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट, सब्जेक्ट है द इलेक्शन, सब्जेक्ट है 2/3 ऑफ द वोट्स, सब्जेक्ट है इंडिया। और एक खास बात है वो चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स में आ जाओ। द इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इलेक्शन ये वर्ब है। 2/3 ऑफ द वोट्स ये वर्ब है, बहुत नजदीक नजदीक वर्ब है इसमें। इंडिया सिक्योर्ड वर्ब है, तो यहां तक कुछ खास समझने योग्य है नहीं सब्जेक्ट और वर्ब के कंटेक्स्ट में। एक बैलेट है, एक बैले है। इसको पढ़ते हैं बैलेट, इसको पढ़ते हैं बैले। बैलेट नहीं पढ़ेंगे इसको, स्पेलिंग में टी हालांकि है, एक में ओ है एक में ई है। ये बैलेट है टे, और ये बैले, इसमें टे नहीं आएगा। बैलेट का मतलब है सीक्रेट रिटर्न वोट, मतलब एक रहस्यमय ढंग से जो वोट दिया जाता है, गुप्त मतदान जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बैलेट। और बैले जो है वो डांसिंग की एक स्टाइल है, नृत्य की एक कला, नृत्य की एक प्रकार है ना, एक जोनर है नृत्य का, उसको बोलते हैं बैले। बैले डांसर आपने सुना होगा काफी बार। अब हम बात करें द इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट। बट लेकिन जो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट का मतलब हो गया भारतीय विदेश नीति जो संभालने वाला स्टैब्लिशमेंट है, जो संस्था है। तो भारत की विदेश नीति को संभालने वाला जो स्टैब्लिशमेंट है, टुक नो चांसेस, इसने कोई रिस्क नहीं लिया। टेक नो चांस का मतलब कोई भी चांस नहीं लिया, एक चांस तो बनता है, कहते हैं ना एक चांस बनता है, मतलब एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो भारत ने इसमें कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई चांस नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं ली। किस चीज़ की? एज द इलेक्शन वुड बी डन, क्योंकि इलेक्शन जो है वो होना था, या वुड बी डन पैसिव दे रखा है। पैसिव कैसे है? ये बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इलेक्शन जो है वो यहां पे होगा। अब एक बात समझिए, टुक यहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी थी आपको, और ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसी कारण से प्रभाव है कि विल बी डन के स्थान पे वुड बी डन किया। तो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट है उसने कोई चांस नहीं लिया, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि हो गया, द इलेक्शन ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है वैसे। वुड बी डन वो इलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि किया जाना था, अभी पास्ट की बात ही होगी, इलेक्शन तो हो चुका। बाय सीक्रेट बैलेट, किसके द्वारा? गुप्त मतदान के द्वारा। कहां पर? यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अंदर। एंड 2/3 ऑफ द वोट्स, और 2/3 जो मतदान थे, वर नीडेड फॉर विक्ट्री, उनकी जरूरत थी जीत के लिए। 2/3 वोट चाहिए थे, 193 मेंबर्स है, उसका 2/3 देख लेना कितना होता है। तो ये आपको चाहिए था यहाँ पे जीत के लिए। तो भारत ने कितना प्राप्त किया? भारत ने सिक्योर किया। सिक्योर किसके लिए आता है? ये कोलोक्वियल वर्ड है। अब आप पूछोगे कोलोक्वियल क्या होता है? कोलोक्वियल होता है आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे आपने 90% मार्क्स सिक्योर किए, तो यू सिक्योर्ड 90% मार्क्स, तो वो आपने अर्जित किए हैं। तो यहाँ पे अर्जित किए हैं किसके लिए? ये कह रहा है कि 184 वोट्स अर्जित किए 193 से, ठीक है। 193 सदस्य हैं, तो उनमें से 184 वोट्स इसने प्राप्त किए भारत ने। स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली, ये स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली मतलब अच्छी खासी संख्या है, यहाँ पे 193 सदस्य हैं, उनमें से 184 वोट भारत के पक्ष में गिरे, तो भारत ने यहाँ पे इस प्रकार से अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर ली। बात समझ में आ गई? यहाँ एक बात और काम की है कि 2/3 दे रखा है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि हाइफन दे रखा होता है, तो उसमें कुछ बुक्स में, हालांकि वो सब कुछ गलत ही दे रखा है। हाइफेनेटेड नाउन्स जो होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं। हाइफेनेटेड नाउन है वो सिंगुलर होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब उस नाउन के बाद में एक और नाउन हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ लगा 2/3, फिर एक और नाउन होती, ठीक है। लगातार 2 नाउन हो तो वो कॉन्सेप्ट है, पहले संख्या हो, फिर हाइफन हो, फिर एक नाउन हो, फिर एक और नाउन हो। उसी में लागू करते हैं कि जब हाइफेनेटेड नाउन है, ये हाइफन बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में इसको, वो सिंगुलर आएगा, अदरवाइज ये सिंगुलर नहीं आता है। लेकिन ये जो 2/3 है, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये काम का नहीं है, ये आपको रटना नहीं है, ये आपको याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसको आप इस तरह याद करना है, ये जो 2/3 है ये भिन्न संख्या है, ये भिन्न हो गया ना, अंश और हर में लिखा है। 2 इसका अंश हो गया, 3 इसका हर हो गया, जो मैथमेटिकल टर्म्स आप जानते हो तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 2/3 ये फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या है। यहाँ पर हमेशा ही ये थर्ड्स ही होगा, चाहे आगे आप कोई नाउन लगाओ या ना लगाओ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं करना है आपको। 3/5 कर दिया, 1/3 कर दिया, है ना, आगे 1 के अलावा कोई भी संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे प्लूरल ही लगाना है, भले ही उसके बीच में हाइफन हो या ना हो, ये याद रखना। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि हाइफन अगर है तो हाइफन के बाद में 2 नाउन होनी चाहिए। अगर 2 नाउन है तब तो आप इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, अगर एक ही नाउन है तो फिर ये प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हाइफन वाला कॉन्सेप्ट इस प्रकार से देखेंगे, वैसे गलत दे रखा होता है। तो हमने इसमें क्या सीखा? सब्जेक्ट निकाल लिए, वर्ब निकाल ली, 2/3 वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, बैलेट और बैले में डिफरेंस क्या है ये सीख लिया। चलो आगे आ जाते हैं।
अब ये सब्जेक्ट है, मैक्सिको नॉर्वे आयरलैंड सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, मैक्सिको सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, नॉर्वे एंड आयरलैंड सब्जेक्ट, और ये इसकी वर्ब। एनफ वर्ड्स हमें देखना है, कनाडा सब्जेक्ट है, फेल्ड वर्ब है, और एनफ वर्ड्स के बाद थोड़ी चर्चा करेंगे हम, लास्ट के अंदर बता दूंगा मैं आपको कि एनफ का कॉन्सेप्ट क्या है। मैक्सिको नॉर्वे आयरलैंड कितने देश हो गए? 3, प्लूरल हो गए तो वर आ गया। अगर एक ही होता, केवल मैक्सिको, केवल नॉर्वे या केवल आयरलैंड, तो क्या आता? वो हो जाता। ऑल्सो इलेक्टेड, ऑल्सो वाली कहानी हमने समझ ली थी पहले ही। ऑल्सो या तो मैन वर्ब से पहले आता है, किसकी बात कर रहा हूं? ऑल्सो की। ऑल्सो या तो मैन वर्ब से पहले आता है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, या फिर इज एम आर वॉज वर बी का कोई भी रूप है तो उसके बाद में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट को। तो मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड जो है उनको इलेक्ट किया गया क्यों? क्योंकि वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, तो इसको चुना गया, इन तीनों देशों को चुना गया एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। किस रूप में? अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, भारत के अलावा इन तीन को और चुन लिया। वाइल मैक्सिको 1, इसको 1 पढ़ते हैं, वॉन नहीं पढ़ते हैं, है ना, हम लोग गलती करते हैं इसको पढ़ने में। विन 1 1 WON 1, क्योंकि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे ना तो ये बनेगा। अब ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा शायद, इसलिए इस पर ध्यान ना दें एक बार, फिलहाल फोकस करें इस चीज़ पर कि वाइल मैक्सिको 1 द लैटिन अमेरिका सीट अनकंटेस्टेड। अनकंटेस्टेड का मतलब निर्विरोध तरीके से, किसी ने अपोज ही नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। तो जहां देखो वाइल लगता है तो एक प्रकार से मान के चलना कि ट्विस्ट मिलेंगे सेंटेंस में। ट्विस्ट का मतलब कुछ एक बात होगी पॉजिटिव तो एक बात नेगेटिव होगी। तो जहां मैक्सिको ने जीत प्राप्त की है, लैटिन अमेरिका सीट भी, भारत कौन सी सीट से था? एशिया पैसिफिक सीट से। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो जहां मैक्सिको ने जीत प्राप्त की लैटिन अमेरिका सीट से और निर्विरोध तरीके से, किसी ने विरोध ही नहीं किया इसका, तो नॉर्वे और आयरलैंड जो है वो यहां पे विक्टोरियस हुए। विक्टोरियस, विजयी, विक्ट्री से बना है विक्टोरियस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आपको बोलना चाहिए कि एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव होगा। OUS एंडिंग वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। इमर्ज का मतलब उभर कर आना होता है। तो नॉर्वे और आयरलैंड जो है वो मतलब विजयी हुए फ्रॉम ए 3-वे कंटेस्ट। किससे? त्रिकोणीय संघर्ष से। 3-वे का मतलब त्रिकोणीय, कंटेस्ट का मतलब ये प्रतिस्पर्धा त्रिकोणीय थी, तो ये जीत गए। त्रिकोणीय क्यों है? क्योंकि नॉर्वे था, आयरलैंड था और कनाडा था। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। मैक्सिको जीत गया निर्विरोध, नॉर्वे और आयरलैंड भी 3 की बात कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिको जीत गया निर्विरोध। ये दो जो हैं ये जीते 3-वे कॉन्टेस्ट में फॉर द वेस्टर्न यूरोप अनदर ग्रुप सीट। ये कौन सी सीट के लिए थे? वेस्टर्न यूरोप के लिए, पश्चिमी यूरोप, और अदर्स ग्रुप सीट, बाकी जो अन्य थे ग्रुप सीट उनके लिए। अब यहाँ पे एक बात देखो, मैंने कहा था अभी आपको कि ये हाइफेनेटेड नाउन की कहानी क्या है। ये देखो संख्या है, नंबर है, फिर इसके बाद में ये नाउन है और इसके बाद में ये भी नाउन है। तो मैंने कहा था कि लगातार 2 नाउन आ जाए फिर हाइफन हो तो इसकी इज्जत करेंगे, इसमें सिंगुलर रखेंगे आप। अगर 2 बार नाउन नहीं आए, एक बार ही नाउन आए तो प्लूरल ही आएगा। तो वे आ रहा है, वेज नहीं आ रहा। अगर मैं कॉन्टेस्ट को हटा दूं तो फिर 3 वेज हो जाएगा। ठीक है, फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप सीट। ठीक है, इन सब के लिए, मतलब यहाँ पे इन सीट्स के लिए चुनाव हुए थे। इसमें ये दोनों देश भी जीत गए त्रिकोणीय संघर्ष में। इधर मैक्सिको जीत गया, फिर ये कह रहा है कि कनाडा फेल्ड टू विन एनफ वोट्स इन दिस ग्रुप। और इस ग्रुप में कौन सा ग्रुप? ये वाला जो ग्रुप है, त्रिकोणीय संघर्ष था। 2 तो ये जीत गए, कनाडा असफल रहा। कनाडा सब्जेक्ट, फेल्ड असफल रहा। टू विन जीतने में, एनफ वोट्स पर्याप्त वोट्स जो संख्या चाहिए थी 2/3 वो नहीं मिल पाई। इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में। अब यहाँ पे समझने की बात है एनफ वोट्स। देखो एनफ जो होता है, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान कर दूं इसको। आप इस तरह देखोगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, समझ में नहीं आएगा आपको। शायद हो सकता है कि कुछ बच्चों को ग्रामर ज़्यादा इतना डीप से नहीं पता हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स खास करके, तो इतना सा देखें आप कि इसका प्रयोग या तो करोगे आप नाउन के साथ और या फिर इसका प्रयोग करोगे आप एडजेक्टिव के साथ। अगर एनफ लग रहा है नाउन के साथ तो कंडीशन बनेगी एनफ प्लस नाउन। अगर एनफ लग रहा है एडजेक्टिव के साथ तो स्थिति बनेगी एडजेक्टिव प्लस एनफ। बस इतना सा याद रखो आप। अब यहाँ पे भी एक दुविधा हो सकती है कि सर पता कैसे लगाएं हम कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव होगा तो डिग्री बन जाएगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये सब क्या एडजेक्टिव्स हैं। नाउन की डिग्री नहीं बनती है, नाउन का प्लूरल बन सकता है लेकिन कई बार प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन खास करके जो काउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे वोट का प्लूरल वोट्स बन रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। नाउन है तो क्या करना है? एनफ पहले लगेगा, देख लो एनफ नाउन।
ठीक है, एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव पहले फिर एनएफ आता, ये ध्यान रखना। तो इसमें हमने डिस्कस किया एनएफ का कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट निकाला, वर्ब निकाला, बाकी कुछ इसमें खास नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाइए। सब्जेक्ट है केनिया एंड जिबोटी। जिबोटी पढ़ेंगे, डी म्यूट है इसमें। दे सब्जेक्ट है और इंडिया सब्जेक्ट है। इंडिया की वर्ब ये है, दे की वर्ब ये है और ये इनकी वर्ब ये है, ठीक है। कमिटमेंट के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना है। कमिटेड और कमिटमेंट के साथ टू लगता है। कमिटेड टू के बाद अगर क्रिया आती है तो सीधा जेरेंड लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो नीदर केनिया नोर जिबोटी, ना ही तो केनिया ना ही जिबोटी, नीदर के साथ में नोर आता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, वैसे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। जो ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट है, ऑल्टरनेटिव प्रकार है। वैकल्पिक व्यवस्था करनी हो तो ईदर और नीदर नोर, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो नीदर केनिया नोर जिबोटी, तो क्या कह रहा है, ना ही तो केनिया और ना ही जिबोटी, दोनों देशों के नाम है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये पूर्वी अफ्रीकाई देश हैं। तो ना ही तो केनिया और ना ही जिबोटी, विच वर कंटेस्टिंग, विच यहाँ पे दोनों के लिए आ गए। अब आप कहोगे कि नोर के बाद तो सर इसी को मानकर करना चाहिए था, कुछ ने बाकी बहुत सारे रूल रट रखे होंगे आपने, तो वहां आपको लगेगा कि नोर के बाद की देख के वर्ब लगाते हैं। बिल्कुल ठीक बोलते हो आप कि नोर के बाद वाले को देखकर ही वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो देश तो दो हो गए ना, यहाँ पे वैसा कोई क्रिया की बात ही नहीं है। विच जो आ रहा है वो इस पूरे के लिए आ रहा है, इस अकेले के लिए नहीं आ रहा, इन दोनों देशों के लिए आ रहा है। तो ना ही तो केनिया और ना ही जिबोटी, अब ये दोनों देशों के लिए विच वर कंटेस्टिंग, जो कि कंटेस्ट कर रहे थे। कौन कौन कंटेस्ट कर रहे थे, केनिया और जिबोटी दोनों देश। कंटेस्ट का मतलब लड़ रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। द सीट फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से जो सीट थी उनके लिए प्रतिस्पर्धा थी इन दोनों देशों की। 1 और 2/3 मेजोरिटी, तो इनमें से किसी को भी 2/3 वोट नहीं मिले, ना तो केनिया को मिले ना जिबोटी को मिले। अब 2/3 देख लो, यहाँ पे 2 बार आ गया हो चाहे नाउन। अब देख लो ये कंसेप्ट तीसरी बार बता रहा हूं आपको, नंबर प्लस नाउन है, बीच में हाइफन है, फिर भी इसको थर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है ना। संख्या के बाद में लगातार 2 नाउन है, इसलिए यहां पे इसको कर तो देना चाहिए था एस हटा के, लेकिन जब ये भिन्न संख्या के रूप में आ गया इस कारण से इसका प्लूरल नहीं बनेगा, फ्रैक्शन नंबर है। अदरवाइज यहाँ पे सिंगुलर नहीं बनेगा, इसका भिन्न संख्या। इसलिए अगर ये भिन्न संख्या नहीं होती, सिंपल सी बात अगर होती तो हम इसमें से एज हटाते, क्योंकि आगे भी नाउन दे रखी है आपको, तो ये भिन्न संख्याओं में लागू नहीं करना है। तो ये 2 देश हैं, ये लड़ रहे थे अफ्रीकन सीट्स के लिए, इनमें से किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। दे विल फेस अनदर वोट, दे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इन दोनों के लिए आ रहा है। ये एक बार फिर से एक और वोट को फेस करेंगे, एक बार और मतदान इनका होगा, ठीक है। तो दे आ रहा है केनिया जिबोटी के लिए, विल फेस फ्यूचर सिंपल हो गया, विल मॉडल है तो V0 फेस का प्रयोग है। अनदर वोट का मतलब एक और वोट, अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर आती है, अदर के बाद में नाउन प्लूरल आती है। ये पता होगा, नहीं पता हो तो नोट कर लें। अदर के साथ में नाउन आएगी प्लूरल, अनदर के साथ नाउन आएगी सिंगुलर, ठीक है। इससे आगे आ जाओ, ज़्यादा कुछ खास लैंग्वेज नहीं है आज के इस एडिटोरियल की, बहुत आसान सी लैंग्वेज है। इंडिया sought the support of member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms. Reforms का मतलब होता है सुधार, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है बहुपक्षवाद। बहुपक्षवाद, ये लेटरल जहां पे शब्द आता है इसका मतलब साइड होती है, LATERAL जो है इसका मतलब है साइड, पक्ष। अब इसमें लगा दोगे बाइलेटरल तो द्विपक्षीय, अगर मल्टीलेटरल तो बहुपक्ष। मल्टीलेटरलिज्म है तो ISM लग गया, इसका मतलब ये नाउन है। ISM संकेत करता है कि नाउन है शब्द, तो बहुपक्षवाद इसको पढ़ा। कमिटमेंट के साथ टू लगता है, कमिटेड टू होता तो मैंने कहा था जेरेंड लगता है, तो ये भी बात नोट कर लेंगे। अगर कमिटेड टू होता और आगे वर्ब की जरूरत पड़ती तो जेरेंड लगाते हैं। जेरेंड का मतलब हो गया V0 + ING। अच्छा, कई बार ING नहीं आता तो आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर ING कैसे नहीं लगाए, तो आप एक बार तय कर लो कि वर्ब तो है क्या। कई बार वर्ब ही नहीं होती तो फिर ING कैसे लगेगा, वर्ब में ही तो लगेगा ING, तो कमिटेड टू के बाद में जेरेंड लगता है, ध्यान रखना। सोट जो है वो क्या है, तो ये फॉर्म है सीक की, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सोट सेकेंड फॉर्म होती है और सोट ही थर्ड फॉर्म होती है। और इनका मतलब होता है या तो चाहना या फिर तलाशना, चाहना तलाशना, या फिर होता है प्रयास करना, ये सब इसकी मीनिंग होते हैं। तो यहां पे भारत ने चाहा, क्या चाहा, सपोर्ट मिले इसको, किसका मिले, मेंबर कंट्रीज का, जो सदस्य देश था उसका सपोर्ट चाहा भारत ने। कैसे, बाय हाईलाइटिंग, हाईलाइट करके, बाई के साथ ING, प्रिपरेशन + ING लगता। तो यहां भारत ने चाहा कि सपोर्ट मिले मेंबर कंट्रीज का, कैसे मिले, हाईलाइट करके। इसने मतलब भारत ने कुछ चीजें हाईलाइट करी।
कैसे? हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट, कि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, ये प्रतिबद्धता है, वादा है। मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स, किसके लिए प्रतिबद्धता? कि भारत कह रहा था कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम बहुपक्षवाद पर जोर देंगे, द्विपक्षवाद पे नहीं कि दो देशों ने समझा किसी बात को, डिस्कस किया, इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, और कंट्रीज को भी शामिल करो, सभी की बात सुनो। रिफॉर्म, सुधार, इस पर प्रतिबद्धता दर्शाई, और इस कारण से भारत को, मतलब भारत ने मेंबर्स कंट्रीज से कहा कि हमारा सपोर्ट करो। उन्होंने कहा भी सपोर्ट क्यों करें? तो इन्होंने कहा सपोर्ट इसलिए करो क्योंकि हम लोग प्रतिबद्ध हैं मल्टीलैटरलिज्म और रिफॉर्म्स के लिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, एक तो ये देखना है कि अहेड के साथ में ऑफ लगता है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अहेड ऑफ, ये एडवर्ब है, इसका मतलब के पहले। इंडिया सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है। अ कैंपेन ब्रोशर, इसको ब्रोचर नहीं पढ़ते, ब्रोशर, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, बाकी कुछ इसमें है नहीं सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, कॉल फॉर दे रखा है कि यहाँ पे, इसको हम देख लेंगे। देखो, अहेड ऑफ द वोट, इस वोट से पहले जो ये वोटिंग हुई थी ना, 184 वोट भारत ने प्राप्त किए, इससे पहले इंडिया हैड लॉन्च्ड अ कैंपेन ब्रोशर, भारत ने लॉन्च किया था। भारत ने क्या लॉन्च किया था? कैंपेन ब्रोशर। कैंपेन ब्रोशर का मतलब हमारा अभियान ये रहेगा, हम इस मुद्दे को लेकर, इस एजेंडे को लेकर काम करेंगे, ऐसा ब्रोशर। ब्रोशर का मतलब पैम्फलेट होता है, आप जब कभी कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ पे पैम्फलेट मिलते हैं आपको, है ना, उसको बोलते हैं ब्रोशर। उसमें लिखा आता है कि भाई ये फैकल्टी पढ़ाएगी, इतने महीने तक कोर्स चलेगा, ये आपकी फ़ी रहेगी, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है, दूसरे कोचिंग से हमारे डिफरेंट ये बनाती है। तो वैसे इन्होंने भी अपना एक एडवर्टीजमेंट का माध्यम से, मतलब एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट ही था कि इन्होंने भी लॉन्च कर दिया कैंपेन ब्रोशर। अब कैंपेन ब्रोशर में क्या था? तो विच यहाँ पे आ रहा है कैंपेन ब्रोशर के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। हाईलाइटेड इट्स डिमांड, इस कैंपेन ब्रोशर ने क्या किया? हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया? इट्स डिमांड, अपनी डिमांड, मतलब भारत ने अपनी डिमांड जाहिर की इस ब्रोशर के माध्यम से। और डिमांड किसके लिए थी? फॉर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए। भारत ने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब कुछ भी छिपा के नहीं करोगे, सब बिल्कुल सामने आके करोगे। इन मैंडेट्स, मैंडेट का जनादेश होता है, ठीक है, या आदेश होता है। और किसके लिए मैंडेट? फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशंस, कि संयुक्त राष्ट्र के जो शांति बहाल करने के या फिर शांति बनाए रखने के जो भी मिशंस हैं, उसके लिए जो मैंडेट चाहिए उसमें शांति बिल्कुल बना के रखोगे, ये भारत ने कहा। एंड मतलब इसके लिए जो जनादेश है उसमें ट्रांसपेरेंसी बना के रखोगे। तो भारत ने यहाँ पे इस ब्रोशर के अंदर एक डिमांड जाहिर की कि हम चाहते हैं कि यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें जो भी मैंडेट्स हैं, उनमें जो भी जनादेश हैं, मतलब जो भी जनादेश मिलेगा किसी को, जो भी लोग मतलब यहाँ पे 193 सदस्य किसी को बैठाएंगे वोट देकर, तो वो जनादेश जो मिलेगा उसमें यहाँ पे, या फिर जो भी आदेश, जो भी अथॉरिटी आपको मिलेगी, उन अथॉरिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड पुश फॉर द इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, वैसे तो नाम है ये, इसको बोलेंगे CCIT। कभी आप इंटरनेट पे सर्च करना, CCIT ये नाम है। ये मुझे कैसे पता लगा नाम है? क्योंकि देखो सब कैपिटल हैं, ये I, ये C, ये C, ये I, ये T। ये तो नाम इसलिए है कि भारत देश है, बाकी यहाँ से शुरू कर देते हैं इसको। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव समग्र, व्यापक, कन्वेंशन कह सकते हो समझौता, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, टेररिज्म आतंकवाद। इंडिया लेड का मतलब भारत के द्वारा जो लीड किया जा रहा है, भारत के द्वारा, भारत के नेतृत्व में। पुश फॉर का मतलब होता है धकेलना, पुश का धकेलना, फॉर का मतलब के लिए, ये हो गया प्रयास। भाई किसी के लिए धकेलते हो, मतलब आप अपने आप को धकेल रहे हो किसी के लिए, इसका मतलब आपका एफर्ट्स है, आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि एक भारत ने यहाँ पे कहा कि भाई हमारा प्रयास जो है भारत के समर्थन में एक व्यापक एक समझौता हो, इंटरनेशनल CCIT की डिमांड इसने रखी। एंड कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ये काफ़ी बार आता है, नोट करिएगा। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना या फिर नीड भी होता है, ज़रूरी होना। और यहाँ पे डिमांड की जॉइंट एफर्ट्स, संयुक्त प्रयासों की, फॉर यूएन रिफॉर्म, किसके लिए? यूएन सुधार। और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, एक्सपेंड से बनता है एक्सपेंशन, किससे बनता है? ये नाउन है और इसकी वर्ब होती है एक्सपेंड, विस्तार करना, ये वर्ब है। ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात इन्होंने की। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ तो इसने बात करी कि भी वोट जब डले ना, ये जो वोटिंग हुई, जब भारत ने यहाँ पे जीत प्राप्त की है, ऐसा सदस्य बन गया है भारत, उससे पहले भारत ने एक कैंपेन ब्रोशर तैयार किया था, लॉन्च किया था कि हमारा ब्रोशर ये है, हमने एजेंडा लिखे हैं इसके अंदर। भारत ने एजेंडा लिखा, इसमें हाईलाइट किया कि हमारी डिमांड है कि पारदर्शिता बरतेंगे आप जब US पीस कीपिंग मिशंस की बात आएगी,
है ना, यूएन जो भी शांति बनाने के जो प्रयास करता है, पीस कीपिंग मिशंस की बात करता है, वहाँ पे जब आदेश की बात, जब अथॉरिटी की बात आएगी ना देशों की कि कौन कौन उसमें भूमिका निभाएगा, तो उसमें आप यहाँ पे क्या है, पारदर्शिता बरतेंगे। दूसरा, भारत ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे भारत के नेतृत्व में ये चीज़ बने, इसका प्रयास की बात कही। फिर भारत ने कहा कि हमें संयुक्त प्रयास की जरूरत भी है, डिमांड करी संयुक्त प्रयासों की। संयुक्त प्रयास किसके लिए होने चाहिए? यूएन सुधार और विस्तार के लिए, यूएन रिफॉर्म और विस्तार किसका? सिक्योरिटी काउंसिल इसका होना चाहिए। 2-3 पॉइंट भारत ने गिनाए इस ब्रोशर के माध्यम से। आगे देखो, ये सब्जेक्ट है पूरा, NORMS की फुल फॉर्म है ये, न्यू N ओरिएंटल O, R रिफॉर्म्ड, M मल्टीलेटरल और सिस्टम। इसको हिंदी में बताऊं मैं आपको, वैसे तो नाम ही है न्यू, नया। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, किसी चीज़ को लेकर आप कोई काम करते हो ना, किसी क्षेत्र विशेष में काम करते हो, डायरेक्शन विशेष में काम करते हो। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बैंक के, SSC की, UPSC की, किसी की भी तैयारी करते हो, तो वो आपका ओरिएंटेशन है, प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब आप एक चीज़ पर फोकस होकर काम कर रहे हो। तो ये जो नॉर्म्स हैं, एज लेड आउट बाई एक्सटर्नल अफेयर्स, लेड आउट, ले आउट की थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि वैसे तो देखो इसके अंदर दे नहीं रखा कोई भी हेल्पिंग वर्ब, फिर भी थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि देखो बाई लगा के दे रखा है, तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि बगैर यहाँ पे क्रिया लगाए भी थर्ड फॉर्म मानी जा सकती है, क्योंकि ये पैसिव है, ये अंडरस्टूड है। तो आइए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा तो सकते हो, इसको वॉज लेड कर सकते हो, ब्रैकेट में मान लो इसको आप, है ना। तो ये कह रहे हैं जो नॉर्म्स, जैसा कि लेआउट किया गया, लेआउट की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को अरेंज करना, प्रस्तुत करना, किसके द्वारा? विदेश मंत्री के द्वारा। नाम क्या है? एस जयशंकर। तो नॉर्म्स जो है, अब ये सब्जेक्ट है, समझना इस बात को, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये वाली है। अब यहाँ पे बीच में है वो इसका एक इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे कह रहा है नॉर्म्स, जैसा कि विदेश मंत्री ने बताया, विदेश मंत्री ने प्रस्तुत किया। तो ये नॉर्म्स जो है वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये भारत का ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। तो भारत का एक संपूर्ण उद्देश्य होगा ड्यूरिंग द 2 ईयर टेन्योर, किसमें? जो 2 साल की अवधि के लिए भारत अस्थायी सदस्य बना है सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, इसको पढ़ते टेन्योर है, पीरियड, अवधि। दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर, और ये अवधि के लिए दे रखा है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले के लिए आएगा। विल बिगिन नेक्स्ट ईयर, जो कब से शुरू होगा? अगले साल से शुरू हो जाएगा, भारत की ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 2 साल के सदस्य बनाए भारत। तो कह रहा क्या है कि नॉर्म्स जो हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे भारत के मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा। नॉर्म्स की फुल फॉर्म दे रखी है ना। हम चाहते हैं कि मल्टीलेटरल सिस्टम, एक रिफॉर्म्ड सिस्टम जो है उसके लिए हम ध्यान फोकस करें। कुल मिला के बात यह है। तो नॉर्म्स देखो, नॉर्म्स जो है वो भारत का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा अगले 2 सालों के लिए, और 2 साल की शुरुआत कब से होगी? नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी कहानी। नेक्स्ट, अचीविंग सब्जेक्ट है, इश्यूज सब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट है, द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। अचीविंग सब्जेक्ट है तो वुड डिपेंड वर्ब है, इश्यूज सब्जेक्ट है तो गो वर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट है तो हैज वर्ब है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है तो डजंट रिफ्लेक्ट ये वर्ब है, ठीक है। अब कह रहा है अचीविंग दिस वुड डिपेंड ऑन, इस चीज को प्राप्त करना, वो नॉर्म्स वाली बात की पिछले स्लाइड में हमने, तो वो ऑब्जेक्टिव होगा भारत का, वही लक्ष्य है, भारत उसी पे काम करना चाहेगा, तो उसको प्राप्त करना जो है वो डिपेंड करेगा। डिपेंड के साथ में क्या लगाते हैं? ऑन, ये याद रखना, डिपेंड में ऑन लगता है। वुड मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 लगता है, तो डिपेंड है, डिपेंड्स नहीं आ सकता। तो इस चीज को प्राप्त करना जो है वो निर्भर करेगा किस बात पर? कि हाउ इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी, कि कैसे भारत कूटनीति का सहारा लेता है। कंडक्ट का संचालन करना होता है, किसी भी काम को अंजाम देना होता है, कि कैसे भारत डिप्लोमेसी का सहारा लेता है इन द ग्लोबल बॉडी। ये ग्लोबल बॉडी कौन सी है? सुरक्षा परिषद की बात है। ग्लोबल का मतलब वैश्विक, बॉडी का मतलब निकाय, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये द ग्लोबल बॉडी इसलिए बोला क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पे द ग्लोबल बॉडी का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इस चीज को प्राप्त करना जो है वो डिपेंड करेगा कि भारत कैसे डिप्लोमेसी को संचालित करता है इस सुरक्षा परिषद में। बिल्ड अलायंसेज, अब देखो विल से जुड़ गया, विल यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके लिए देखो वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, कैसे भारत अलायंसेस बनाएगा? अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो कैसे भारत गठबंधन बनाएगा? कैसे भारत मतलब और 2 देशों को जोड़ेगा, मित्र राष्ट्रों के साथ आएगा। एंड रेज, ये वर्ब नंबर 3। तो विल का प्रभाव है, विल यहाँ पे मॉडल है तो V0 लगना था, तो ये भी V0 है, बिल्ड भी V0 है, ये भी V0 है, ठीक है। और कैसे उठाएगा मुद्दे? रेज और राइज का ध्यान रखना आप।
राइज रोज रीजन होता है, रेज रेज्ड रेज्ड होता है। किसी के द्वारा उठाना है तो रेज आएगा, अपने आप उठना है तो राइज आएगा। और कैसे मतलब मुद्दे को उठाएगा, दैट गो, मुद्दे कौन से, दैट आ रहा है इसके लिए, वो मुद्दे जो मतलब जाएंगे, बियॉन्ड का मतलब के परे, इंटरेस्ट ऑफ द बिग फाइव, बिग फाइव मतलब जो 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, इन देशों के हितों के खिलाफ कोई मुद्दा अगर होगा तो उसको टैकल कैसे करोगे। यहां तक की बात क्या थी, जो पिछले स्लाइड में बात की थी कि नॉर्म्स जो हैं, NORMS जो है, वो भारत का मुख्य उद्देश्य होगा 2 सालों के लिए, जो 2 साल शुरू होंगे नेक्स्ट ईयर। आगे इसने कहा कि भाई ये जो चीज प्राप्त करने की बात आप कर रहे हो ना, वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि भारत इस संस्था के अंदर कैसे अपनी डिप्लोमेसी चलाता है, कूटनीति का सहारा लेता है, कैसे गठबंधन बनाता है, कैसे अलायंसेस बनाता है, कैसे मित्र राष्ट्रों को साथ लेकर आता है, और कैसे मुद्दे उठाता है, वो मुद्दे जो कि इन 5 स्थायी देश हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनके हितों के खिलाफ कोई मुद्दा अगर है तो उनको कैसे यहां पे उठाता है। इंडिया हैज लॉन्ग बीन ऑफ द व्यू, भारत काफी लंबे समय से इस दृष्टिकोण का रहा है। ये हैज बीन के बाद में जब वर्ब नहीं लगाते हो तो इसका मतलब मान के चलना कि इसका अर्थ है कि कोई भी काम ऐसा रहा है, ऐसा हुआ है, अब तक ऐसा हुआ है। तो भारत जो है काफी लंबे समय, लॉन्ग का मतलब काफी लंबे समय से इस दृष्टिकोण का रहा है, ऑफ द व्यू का मतलब ये भारत का नजरिया रहा है। क्या, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक ढांचा जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, वो स्ट्रक्चर डजंट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, डिस्प्ले करना, रिवील करना, रिवील, डिस्प्ले, शो, ठीक है। तो ये जो ढांचा है वो यहां पे शो नहीं करता है, नहीं दिखाता है द रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के वास्तविकताओं को नहीं दिखाता है। तो जो स्ट्रक्चर है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो भारत का दृष्टिकोण ये रहा है, भारत हमेशा से ये मानता रहा है कि यूएन का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो 21वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाता नहीं है। आगे देखिए, सब्जेक्ट है द 5 परमानेंट मेंबर्स, इसकी वर्ब है हैव, ठीक है। इट सब्जेक्ट है तो हैज वर्ब है। इट हैज ऑल्सो गोट इंक्रीजिंग सपोर्ट, इट भारत के लिए है, इट हैज ऑल्सो गोट। अब देखो ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में भारत ने यहां पे इंक्रीजिंग सपोर्ट मतलब काफी बड़ा सपोर्ट, काफी बढ़ता हुआ सपोर्ट प्राप्त किया है। किससे, फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, सदस्य देशों से। किसके लिए, फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स। तो भारत चाहता है ना, भारत का जो प्रयास है रिफॉर्म्स लाने का, सुधार लाने का, इंप्रूवमेंट लाने का, उसके लिए सपोर्ट मिला है भारत को सदस्य देशों का। बट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन लेखक कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, मैंने नाम गिनाए थे, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, हैव रेसिस्टेड दीज अटेम्प्ट्स, इन्होंने ये अटेम्प्ट जो हैं, भारत के जो ये प्रयास हैं, उनके बीच में रोड़ा अटकाया है। रेसिस्ट का मतलब एक प्रकार से इंपीड किया है ना, बाधा डालना, रुकावट डालना, है ना, हिंडर किया है, तो ये रुकावट डाली है इन्होंने। तो बाकी सदस्य देश हैं भारत के साथ आए हैं, सपोर्ट किया है कि भारत यहाँ रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, लेकिन इन 5 के जमती नहीं है बात ये, और 5 ने रोड़ा अटकाया है, और 5 ने यहाँ पे इन अटेम्प्ट्स को रेसिस्ट किया है, प्रतिरोध यहाँ पे दिखाया है। आगे देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है। कोविड-19 पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, सब जानते हो इस बारे में, हैज ऑलरेडी शेकन अप। शेकन जो है इसकी देखो तीनों फॉर्म, शेक, शुक एंड शेकन, ये इसकी तीनों फॉर्म बनती है, शेक, शुक, शेकन। तो कोविड-19 पेंडेमिक है, उसने पहले ही हिला के रख दिया है ग्लोबल ऑर्डर को, जो वैश्विक व्यवस्था है उसको इसने छत विछत कर दिया है, वैश्विक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। शेकन अप का मतलब हिलाना। एंड शार्पेंड, शार्पन की 3rd फॉर्म है। देखो ईएन जब लग जाता है तो वर्ब बन जाती है। शार्प एडजेक्टिव है तो ईएन लग जाएगा, शार्पन। वीक एडजेक्टिव है, वीकन, ठीक है। इसी तरीके से ब्राइट एडजेक्टिव है, ब्राइटन। तो ये ईएन लगने का मतलब है उस एडजेक्टिव को आपने क्या बना दिया है, वर्ब बना दिया है। तो ईएन जब किसी एडजेक्टिव के बाद में लगाते हो तो वो एक वर्ब बन जाती है। एंड शार्पेंड द राइवलरी बिटवीन, राइवलरी का मतलब एनिमिटी, दुश्मनी, ऑपोजिशन, एंटागोनिज्म, विरोध, है ना, आप कह सकते हो दुश्मनी, या फिर एक प्रकार से आमना सामना जो इनका है ना, उसकी बात कर रहा है। बिटवीन इसलिए क्योंकि 2 की बात है, 2 के बीच के लिए आता है, बिटवीन के साथ में एंड आता है, ये पता ही है। तो कहना यह चाह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक जिसने पहले ही वैश्विक व्यवस्था को चरमरा सी गई है, वैश्विक व्यवस्था इसके कारण, और इसने यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी जो दुश्मनी है उसको और ज्यादा तेज कर दिया है, तीव्र कर दिया है, दुश्मनी बढ़ा दी है। आगे देखो, इट हैज ऑल्सो ओपनड अप फ्रेश डिबेट्स
इट यहां पे आ रहा है इस वैश्विक महामारी के लिए, ये नाउन था, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के स्थान पर, तो नाउन तो ऊपर दे दिया, ये प्रोनाउन आ गया उसके स्थान पर। या फिर पूरा लिखते आप, प्रोनाउन की जरूरत क्यों है? अगर प्रोनाउन नहीं होता, कभी मान लो अस्तित्व में नहीं होता, तो फिर आप पूरा लिखते द कोविड-19 पेंडेमिक, लगता भी अजीब और होता भी काफी लंबे शब्द लिखने पड़ते हैं आपको, इसलिए छोटा सा शब्द है और अच्छा भी लगता है, इसलिए प्रोनाउन का उद्गम हुआ, प्रोनाउन जब अस्तित्व में आया। इट हैज ऑल्सो ओपनड अप, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ओपन अप का मतलब खोल देना। इसने, इस वैश्विक महामारी ने जो फ्रेश डिबेट से नई यहाँ पे विवाद है उसको जन्म दिया है। विवाद किस बारे में है? स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलैटरलिज्म। स्ट्रेंथेनिंग का मतलब हो गया मजबूत करना, मल्टीलैटरलिज्म का मतलब हो गया बहुपक्षवाद को, एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया बहुपक्षीय जो संस्थान हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वैश्विक महामारी ने यहाँ पे नई, फिर से यहाँ पे फ्रेश डिबेट्स को जन्म दिया है, फिर से यहाँ पे एक विवाद को जन्म दिया है। विवाद किस बात का? डिबेट्स किस बात की? कि मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बहुपक्षवाद को मतलब अलग अलग देशों के सहयोग को लेने की जरूरत है, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। इस बात पर इसने यहां पे विवाद भड़का दिया। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आर मैनी, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत सारी हैं। तो चुनौतियां हैं आर मैनी, बहुत सारी, किसके सामने? भारत के सामने। इन दिस कंटेक्स्ट का मतलब हो गया इस संदर्भ में। एनिमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ENEMY ये एनिमी होता है, लेकिन एनिमिटी जब आप करते हो तो इस ई को गायब करना पड़ता है, तो ई को हटा के ITY करते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग सी स्पेलिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट देखो, द सिक्योरिटी काउंसिल सब्जेक्ट इज वर्ब, द कॉन्टोर्स सब्जेक्ट आर वर्ब, ठीक है। इंडिया सब्जेक्ट शुड अवॉइड वर्ब। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज। समझना, वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आती है, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये जो OF आता है ना, उसका करामात है, OF प्लूरल नाउन लेगा, ग्रुप लेगा, तो एक संस्था है ये, किसमें से? जो सबसे महत्वपूर्ण मल्टीलैटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निर्णयों को लेने वाली संस्थाएं हैं, उनमें से एक है। एक बात और याद रखेंगे कि वन ऑफ द वाले केस में जो एडजेक्टिव लगेगा, उसकी डिग्री लगेगी, वो कैसी लगेगी? सुपरलेटिव। ये भी ध्यान रखना कि वन ऑफ द के साथ में आपको जो डिग्री लगानी है वो कैसी लगानी है? सुपरलेटिव। नाउन लगानी है वो कैसी लगानी है? प्लूरल। क्यों लगानी है? क्योंकि OF जो है वो प्लूरल नाउन के डिमांड करता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल जो भी बहुपक्षीय निर्णयों की बात करती है, बहुपक्षीय मतलब अलग अलग देशों का जिसमें हित शामिल है, उस संबंधी निर्णय लेना होता है, तो उन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है ये। वेयर, जहां पर, ये कहां पे? संयुक्त राष्ट्र में, मतलब यहां पे सुरक्षा परिषद में। द कॉन्टोर्स, कॉन्टोर्स का मतलब होता है रूपरेखा, आउटलाइन, बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हो आउटलाइन। जहां पर जो आउटलाइन है किसकी? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? जियोपॉलिटिक्स का मतलब अलग अलग देशों के रिश्ते कैसे होंगे, इकोनॉमिक्स के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर और पॉलिटिक्स के आधार पर, उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, मतलब भूगोल के आधार पर। जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट्स के चलते कैसे रिश्ते मेंटेन करेंगे देश, उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। तो जहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है उसकी रूपरेखा अक्सर ड्रॉ की जाती है, ड्रॉ का मतलब खींचना, रूपरेखा खींची जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है सुरक्षा परिषद, ये वो स्थान है जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, जो बहुपक्षीय निर्णयों को लेने की क्षमता रखती है। और यहाँ पर जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, वैश्विक जो सभी देश हैं उनके रिश्ते कैसे होंगे, उसकी रूपरेखा यहीं पर खींची जाती है। आर ड्रोन है वो पैसिव वॉइस है, ऑफन का मतलब अक्सर है, और ड्रोन जो है वो ड्रो की थर्ड फॉर्म है, ड्रो ड्रू ड्रोन होता है। ड्रो, फिर सेकेंड फॉर्म होती है ड्रू, और फिर थर्ड फॉर्म होती है ड्रोन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, लालच, प्रलोभन, लालच। ठीक है, तो भारत को अवॉइड करना चाहिए। अब आप कहोगे सर कल तो बताया था अवॉइड में ING लगेगा, आज आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो ING है ही नहीं। तो बेटा यही समझाना चाहता हूँ कि वर्ब होगा तो ही ING लगेगा, टेम्पटेशन यहाँ पे नाउन है, ठीक है, इसलिए ING नहीं लगेगा। तो भारत को यहाँ बचना चाहिए प्रलोभन से। प्रलोभन कौन सा? टेकिंग साइड्स, पक्ष लेना। कई बार होता है ना कि ये मेरा देश मित्र राष्ट्र है तो मैं इसका पक्ष ले लूँ वहाँ पे, तो इस चीज़ से बचना पड़ेगा। एट ए टाइम, ऐसे समय पर। वैन किसके लिए आ रहा है? क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। अब समय कैसा चल रहा है? नाजुक सा दौर है। ये वो समय है जब सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब है बट जाना, है ना। खेमों में
पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। जब संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है, सुरक्षा परिषद जो है, वो मतलब अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, गुटबाजी वहाँ पे चलती है, तो इसलिए वहाँ पे साइड्स लेने से बचना चाहिए। भारत को साइड किसी देश की नहीं लेनी चाहिए। ये सजेशन है लेखक के द्वारा। आगे देखिए, इंडिया सब्जेक्ट शुड अडॉप्ट वर्ब, वैल्यू बेस्ड पोजीशन सब्जेक्ट आर वर्ब। तो कह रहा है टू सर्व इट्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। किसके इंटरेस्ट? भारत का इंटरेस्ट है। इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, तो अपने हितों को पूरा करने के लिए। एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा, और भारत का जो भी एजेंडा है उसके लिए प्रयास करने के लिए। पुश फॉर का मतलब प्रयास करना है, प्रयास करने के लिए। और एजेंडा कौन सा है? मल्टीलैटरलिज्म का, बहुपक्षवाद का। और एक एजेंडा कौन सा? रिफॉर्म्स। यही तो दर्शाया था भारत ने कि हम काम किस पे करेंगे, हम 2 साल काम करेंगे इस मुद्दे पर, मल्टीलैटरलिज्म और रिफॉर्म्स पर काम करेंगे। इंडिया शुड अडॉप्ट, अडॉप्ट की कहानी देखो, 3 ऐसे शब्द होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक तो अडॉप्ट होता है, एक अडेप्ट ADAPT होता है, एक अडेप्ट ADEPT होता है। ये जो अडेप्ट है इसमें देखो ई है, ई से बनाएंगे एक्सपर्ट, तो ये तो है दक्ष, स्किल्ड, एक्सपर्ट। मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि इसमें ई से आप एक्सपर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो अडेप्ट है ये ए से बनाएंगे अनुकूल, अनुकूल बनाना होता है, एकस्टम कर लेना होता है अपने आप को किसी माहौल के प्रति, उसको बोलते हैं अडेप्ट। और इसमें टू लगता है प्रेपोजिशन, और ये होता है अपनाना, गोद लेना, ग्रहण करना, अपनाना, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब क्या है? अपनाना। तो यहां पे अडॉप्ट है अपनाना। तो भारत को अपनाना चाहिए क्या? वैल्यू बेस्ड पोजीशन, मूल्य आधारित स्थितियां, वैल्यू बेस्ड मूल्य आधारित पोजीशन स्थितियां, दैट आर नॉट ट्रांजैक्शन, दैट यहां पे किसके लिए? पोजीशंस के लिए। वो स्थितियां जो कि ट्रांजैक्शनल ना हो। ट्रांजैक्शनल का मतलब है लेन देन पे आधारित। अभी फिलहाल रिश्ते कैसे हैं? चाहे वो इंसान के हो चाहे देशों के हो, रिश्ते चलते हैं केवल लेन देन के आधार पर कि आप मेरे काम आओगे, मैं आपके काम आऊंगा, मैं आपको वस्तुएं दे दूंगा, आप मुझे दे देना। इस प्रकार से लेन देन एक्सचेंज पे चलती है सारी कहानी। तो भारत को यहाँ पे बचन, यहाँ पे क्या करना चाहिए? वैल्यू बेस्ड पोजीशंस को अपनाना चाहिए, वो पोजीशन जो कि ट्रांजैक्शनल ना हो। एस्पायर फॉर, अब कॉमा लगा के बोल रहा है, तो ये जो दे रखा था शुड से जोड़ रखा था, तो शुड अडॉप्ट इसने किया, अडॉप्ट फर्स्ट फॉर्म है, V0 है, वैसे ही एस्पायर V0 है। एस्पायर के सिनोनिम्स दे रखे हैं, लॉन्ग, क्रेव, हैंकर, डिजायर, स्ट्राइव, यर्न, इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा रखना। इन सब के साथ जनरली फोर लगता है, हैंकर के साथ आफ्टर लगता है, हैंकर के साथ आफ्टर लगता है, बाकी के साथ जनरली फोर का प्रयोग करते हैं। टू भी लगा सकते हैं, डिजायर टू भी होता है, डिजायर फोर भी होता है, लॉन्ग टू भी होता है, लॉन्ग फोर भी होता है, बाकी फोर लगाते हैं, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि भाई ये एस्पायर फॉर, भारत को यहां पे करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए किसकी? लीडरशिप ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो अस्थायी सदस्य हैं उनका नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी लीडरशिप मतलब लीडरशिप भारत के हाथों में आ जाए, वही भारत लीड करे, उनको ऐसा होना चाहिए। ऑफ द काउंसिल, इस सुरक्षा परिषद की, एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशंस, और जो कमजोर राष्ट्र हैं उनकी आवाज बननी चाहिए भारत को। बात समझ में आ गई? तो यहां इसमें यह है कि अगर भारत चाहता है कि अपने हितों की पूरा करे, अगर भारत चाहता है कि जो इसके प्रयास हैं, जो एजेंडा लेकर ये संयुक्त राष्ट्र में आया है रिफॉर्म्स और मल्टीलैटरलिज्म के नाम पर, इसको पूरा करना चाहता है भारत को, क्या पड़ेगा? भारत को मूल्य आधारित पोजीशंस को अपनाना पड़ेगा। वो पोजीशंस जो कि ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो लेन देन पर आधारित नहीं है, भारत को यहाँ महत्वाकांक्षा रखनी पड़ेगी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी लीडरशिप भारत के हाथों में आ जाए, और भारत को जो वीकर नेशंस है, जो कमजोर राष्ट्र हैं, उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी सुरक्षा परिषद में। अब देखिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान वित्त वर्ष में 4% संकुचन की संभावना है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहली बात तो क्या है? संभावना है, ठीक है। और कहां पे? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो द इंडियन इकोनॉमी, संभावना है तो इज एक्सपेक्टेड, पैसिव कर दिया क्योंकि संभावना है, सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं कि संभावना कौन बता रहा है यहाँ पे। तो द इंडियन इकोनॉमी जो है उससे ये संभावना है कि ये सिकुड़ेगी, संकुचन होगा, टू कॉन्ट्रैक्ट। कितना होगा? 4%। तो इतना तक, बाई 4%। कब? ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वित्त वर्ष में। तो ये तो हो गया वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, तो के दौरान के लिए लगा सकते हो। अब यहाँ पे मे था तो आप इन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ड्यूरिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि पूरे वित्त वर्ष में ही तो काम काज चलेगा ना, इस कारण से ड्यूरिंग लगाया मैंने। तो द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4%। भारतीय अर्थव्यवस्था के संकुचित होने की संभावना है, कितनी होगी? 4% तक होगी। और कब होगी? वर्तमान वित्त वर्ष में। ये तो हो गया पहला ट्रांसलेशन। दूसरे की बात करें तो वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी ने खेलकूद गतिविधियों को अलग अलग स्तर प्रभावित किया है। प्रभावित किया है, ये तो क्रिया है, अफेक्ट किया है, ठीक है।
और वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी, प्रभावित किसने किया है? वैश्विक महामारी ने। वैश्विक महामारी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो वैश्विक महामारी को बोलते हैं पेंडेमिक। अब वर्तमान में चल रही, तो इसलिए कर दिया प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का मतलब है जो अस्तित्व में है फिलहाल। तो वर्तमान में चल रही पेंडेमिक प्रभावित किया है, कोई भी काम किया है, तो मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो। अगर कोई भी काम किया है तो उसके लिए क्या लगाते हो? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो। तो भारत ने प्रभावित किया है, तो इंडिया हैज इंपैक्टेड, आप चाहें तो अफेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। किसको किया प्रभावित? खेलकूद गतिविधियों को, तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। और किस स्तर पर? अलग अलग स्तर पर, तो इन वेरिंग डिग्रीज। वेरिंग का मतलब भिन्न भिन्न, डिग्रीज का मतलब स्तर। तो ये सब्जेक्ट था, इसकी विशेषता थी प्रिवेलिंग की, जो वर्तमान में वैश्विक महामारी है, प्रभावित किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। किसको? स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट हो गया। किस तरीके से? अलग अलग स्तर पर, तो इन वेरिंग डिग्रीज। आगे देखिए, श्री गणेश रमन नाम है, जो कि मार्केटिंग में है, ये इस विशेषता है इनकी। ने साइन लैंग्वेज सीखते हुए, सांकेतिक भाषा सीखते हुए लॉकडाउन के 4 सप्ताह बिताए। किसने बिताए? श्री गणेश रमन ने। हैं कौन ये? मार्केटिंग में, तो हु इज इनटू मार्केटिंग। चाहे तो इन मार्केटिंग कर सकते हो। क्या किया है? वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का परिचय आ गया, वर्ब आ जाएगी स्पेंट, बिताना। स्पेंट की सेकंड फॉर्म है। कितने सप्ताह बिताए हैं? 4 सप्ताह। किसके? लॉकडाउन के। और कैसे बिताए हैं? तो ऐसा करते हुए बिताए हैं। तो कोई भी काम करते हुए के लिए आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, तो लर्निंग साइन लैंग्वेज। मैं रिपीट कर देता हूं, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका परिचय दे दिया, हु इज इनटू मार्केटिंग। क्या किया है? वर्ब आ गई। किसको बिताया है? ऑब्जेक्ट आ गया। और क्या करते हुए बिताया है? तो आईएनजी, क्योंकि करते हुए के सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो लर्निंग साइन लैंग्वेज। और नेक्स्ट है आपका रिवीजन। गैमेट का मतलब होता है रेंज, गैमेट का मतलब है रेंज, तो ये जुड़ जाएगा इससे। इक्विवेलेंट का मतलब है समान, तो इक्वल। स्पेल का मतलब होता है दौर, दौर। अवधि, तो ये पीरियड, बाउट भी हो सकता है, BOUT। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान, अलर्ट, कॉशस, केयरफुल। मोन्यूमेंटल का मतलब बहुत ही बड़ा, इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेट, ठीक है। गैमेट का रेंज, इक्विवेलेंट का समान, तो इक्वल। स्पेल का दौर, पीरियड, अवधि। सर्कमस्पेक्ट सावधान, सतर्क, तो केयरफुल। मोन्यूमेंटल बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वेरी ग्रेट। क्लियर है? तो ये आपका एडिटोरियल हो गया है। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं। कल सैटरडे है, तो कल आपको 5 बजे सेशन तो मिल जाएगा, लेकिन एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो कल हम कोई आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जरूर से लाइक करके जाएं। थैंक्स अ लॉट।